हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ कन्वेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट 23 होगा। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के मतलब क्या होता है? आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सुना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही मिलता जुलता आपको ग्रीन इकोनॉमी है, जिसको आप सस्टेनेबल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी को आप सस्टेनेबल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम रिसोर्सेज के इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच के रहे और वो भी इसका यूज़ कर पाए। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। तो ग्रीन इकोनॉमी का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि हम इकोनॉमी को उस तरीके से डेवलप करें ताकि इसका कम से कम एडवर्स इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट पर पड़े। ठीक है, सो विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, इस तरीके से हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट कह सकते हैं, यानी कि इकोलॉजी को सुरक्षित करने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ओके, दिस इज द सस्टेनेबल इकोनॉमी, जिसको हम कह सकते हैं। 100% इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी या फिर सस्टेनेबल इकोनॉमी का यहाँ का पर जो मतलब होगा ये अलग होगा। ठीक है, तो बस बेसिक सी बात यही है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि हम इन्वायरमेंट को बचाएं और उस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाने में कौन कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी होगी? डिकार्बनाइज द इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेस के इमिशंस होते हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा। हम 100% हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस लेवल तक जहाँ से फिर हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, एडवर्सली इफेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ कमिट द इन्वायरमेंटल कम्युनिटी टू जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, अब क्या है कि जो कम्युनिटी, जो लोग हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उनके कंजर्वेशन में, उनके प्रोटेक्शन में वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। खास करके जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, नियर बाई एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ जस्टिस और इक्विटी हो पाए। इक्विटी का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का यूज़ हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो इनकम होती है हम उसको शेयर करें वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन का काम कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी करती है जो उस पर डिपेंड है और जो वहाँ पर रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटेबल शेयर ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ कंजर्व द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पता है कि आपको क्या होता है? तो बायोस्फीयर को कंजर्व करना, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, प्रायोरिटीज में रखने हैं जब भी हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कुछ मेजर्स हैं। जब हम ग्रीन इकोनॉमी को अडेप्ट करते हैं तो कुछ मेजर्स हमको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट हम क्यों करते हैं? इसलिए करेंगे एनर्जी इफिशियंसी के लिए। किस लिए? एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे एनर्जी को ले पाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट होगा, हमारे कार्बन के जो केमिकल्स का जो हम इमिशन करते हैं वो कम हो पाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ओवर फिशिंग, इसको हमें रोकना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि फ्यूचर में जो फिशिंग का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दें। ओके, जो फॉरेस्ट है उनको हम सस्टेनेबली मैनेज करें। ठीक, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट को किसी तरीके का डैमेज ना हो पाए। ओके, नाउ यूज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स टू रिड्यूस डिमांड फॉर पेपर प्रोडक्ट्स। पेपर जो हम आजकल हार्ड कॉपी यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम सॉफ्ट कॉपी यूज़ करें।
जहाँ तक संभव हो जाए कम से कम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कार पुलिंग और टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ये कंजेशन को कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशंस है उनको कम किया जा सके। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस का अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, शॉर्ट ट्रिप्स लेने हैं, तो इसके लिए आप वॉकिंग यूज़ कर सकते हैं, बाइसाइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं, और राइडिंग अ बाइक इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है तो आप अपनी कार निकाल लीजिए। ठीक है। नाउ इसी तरीके के रिसोर्स इफिशियंसी, रिसोर्स इफिशियंसी कहने का मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं कम से कम उसका यूज़ करके उससे ज़्यादा बेनिफिट लें। जैसे कि वाटर हो गया। ठीक है। वाटर भी एक रिसोर्स ही है। ओके। डेवलपमेंट ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर सिस्टम, विंड सिस्टम, टाइडल एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ रिसाइकलिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड कंपोस्टिंग फूड वेस्ट। ठीक है। जो मटेरियल्स हम उनको रिसाइकिल करें, जो हमारे फूड वेस्ट है उनको कंपोस्टिंग का यूज़ करके हम उनको फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करें ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो ये कंटेमिनेशन होती हैं वो कम हो सकती हैं। ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो अपनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लाइमेट वनरेबल फोरम। ये क्लाइमेट वनरेबल फोरम एक्चुअली ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप है। ठीक है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होने वाली है या हो रही है। तो ये इन कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसको हम क्लाइमेट वनरेबल फोरम के नाम से जानते हैं। तो मेनली अब यहाँ पर इन कंट्री को नीड ये है कि जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है। कैसे अर्जेंट सॉल्यूशन मिले, इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके ताकि एडवर्सली इफेक्ट इन पर कम से कम हो या फिर ना हो पाए। ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि खासा आपको वर्ल्ड कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, जो भी मीटिंग वगैरह होती हैं, कन्वेंशन वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर एक प्रेशर ग्रुप की तरह ये काम करती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रयास कर रही हैं कि जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाए। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि मेनली जो आजकल ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, इन डेवलप्ड कंट्री की वजह से ही ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री तो अभी करीब 25-30 सालों से ही ये ज़्यादा प्रोडक्शन करना ही स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन उससे पहले डेवलप्ड कंट्री ही जो थी जिन्होंने का पूरा ये कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इनका प्रयास रहता है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को अकाउंटेबल किया जा सके ताकि अपनी जिम्मेदारी को वो समझे। ठीक है। तो इस चीज़ से लेते हुए आप देखेंगे कि ये जो क्लाइमेट वनरेबल फोरम था, तो इनका इनिशिएशन जो देखने को मिलेगा क्लाइमेट वनरेबल फोरम का, इसको स्टार्ट किया गया था मालदीव के द्वारा। ठीक है। मालदीव पता है ये एक लो लेइंग कंट्री है, एक आइलैंड है ये। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, सी लेवल राइज होता है, तो मालदीव जैसे बहुत से जो लो लेइंग कंट्रीज़ हैं, जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, इनको सबसे पहले इसकी मार झेलनी पड़ेगी ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है। तो मालदीव ने इसको स्टार्ट किया था क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम को, ताकि डिफरेंट कंट्री के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके और इनकी इनकी इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा सर्व यहाँ पर किया जा सके। ध्यान रखिएगा क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, इंडिया इस फोरम में एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह काम करता है। इसका एक फुल मेंबर नहीं है, एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह यहाँ पर इंडिया काम करता है। वल्नरेबल 20, वल्नरेबल 20 क्या है कि अभी हमने जो पीछे देखा क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, तो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम में जो भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, इन फिनेंस मिनिस्टर का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं वल्नरेबल 20। ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि ये भी चाहते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोसेस यहाँ पर चले। ठीक है। ताकि इन्वायरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को सेव किया जा सके। तो V20 मेंबर्स में इतनी सारी कंट्रीज आती हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। इन कंट्रीज़ का नाम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंट्री है इतना पॉसिबल नहीं होता। यूपीएससी मेनली उन कंट्रीज़ का नाम और वहाँ से पूछती हैं
जो जिनको याद रखना लिमिटेशंस हो, या फिर आप उनको याद कर पाए, या फिर जिसका इंडिया मेंबर हो, या फिर रिसेंटली कभी न्यूज़ में रहा हो। अदरवाइज जिसके मेंबर 100 के आसपास में हो, वो नहीं पूछेगी कि इसके मेंबर है ये या नहीं। इंडिया के बारे में पूछ सकती है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। तो खास करके इंडिया के बारे में ही याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्ट। ये क्या है? ग्लोबल चिल सिस्टम फॉर एनालिसिस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका क्या काम क्या है? इसका काम है रिसर्च करना। किन चीज़ों पर रिसर्च? अगेन, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, इसके बारे में रिसर्च करना और रिपोर्ट्स देना। ठीक है, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर क्या होगा कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो अपनी यहाँ पॉलिसीज़ बना सकती हैं। वर्ल्ड कम्युनिटीज़ हैं जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होते रहते हैं वर्ल्ड लेवल पर, वहाँ पर भी इनके रिपोर्ट्स को यूज़ किया जा सके अपने टारगेट को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो मेनली ये रिसर्च करने का काम यहाँ पर करती है। तो जैसा कि यहाँ पर स्टार्ट्स फोकस ऑन द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, लैंड यूज, लैंड कवर चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सब वही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करने वाली है। ठीक है, स्टार्ट के अपना पब्लिकेशन हाउस भी है, इसके साथ साथ ये अपना इसका लिटरेचर रिसोर्स सेंटर भी है। वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, ये भी एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है टू हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जाए, वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जाए, ताकि अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो पूरे वर्ल्ड को ही एक साथ आना पड़ेगा तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कोई एक कंट्री, दो कंट्री अपने लेवल से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कुछ करे भी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं उसे मिलेगा। तो इसलिए जो भी कंट्रीज हैं, जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ICSU, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस। लेकिन बाद में आप अगेन देखेंगे 1993 में यूनेस्को के एक डिपार्टमेंट जिसको इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन कहते हैं, इसने भी इस प्रोग्राम को, इस रिसर्च प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो डिफरेंट रिसर्च होती हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। ठीक है, नाउ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी। तो जैसा कि नाम ही है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट किस तरीके से वेरिएबल है, यानी कि चेंज होता रहता है। ठीक, उन वेरिएबिलिटी के पीछे का रीज़न क्या है ये जानना, और प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट करना कि आने वाले समय में ये क्लाइमेट चेंज कितना चेंज हो सकता है, इससे कितने सारे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी, इन दोनों का काम करना इस प्रोग्राम का वर्क है, जिसको हम क्लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहीं पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर देखिएगा आप कि टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑन सीजनल टू सेंटिनल टाइम स्केल, आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट चेंज एंड डेवलप मॉडलिंग प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज फॉर क्लाइमेट मॉडलिंग्स। ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपको रीज़न भी बताना होगा किसकी वजह से ये सारी वेरिएबिलिटी हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, प्रिडिक्ट करना, और उसके लिए एक सॉल्यूशन मॉडल भी प्रोवाइड करना इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है, ये बहुत सारी जो NGO हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनका एक ग्रुप है। तो ये भी क्या करती है कि ये भी अपने लेवल पर काम करती है। ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था। UNFCCC जब अर्थ समिट हुआ, उसके बाद जब भी UNFCCC की मीटिंग होती है, इनका कॉन्फ्रेंस होता है, तो यहाँ पर इन NGO का ग्रुप, जिसे क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कहते हैं, ये काफ़ी
एक्टिव रहता है। तो विश्व भर में बहुत सी नेटवर्क्स NGOs हैं जो एक साथ मिल के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करती रहती है। ठीक है, तो मेनली याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा, और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।